बेटा जो चैप्टर है बैंक समाधान विवरण, ये क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर या तो थ्योरी का प्रश्न चैप्टर से आने वाला है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है। लेकिन मैं आपसे गारंटी लेता हूं, अगर आप मेरी इस चैप्टर की टोटल, मैं इसमें बेटा क्लास बनाने वाला हूं 6, जिसमें से फर्स्ट क्लास थ्योरी वाली होगी, सेकंड क्लास में बेटा मैं इसके कुछ फॉर्मेट समझाऊंगा और साथ में इसके जैसे क्वेश्चन आते हैं वो कराऊंगा, और बाकी की 4 क्लास में बेटा हम इसमें क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। यानी कि अगर आपने इस चैप्टर कहोगे सर चैप्टर का नाम तो बताओ, वो आपके स्क्रीन पर है, बैंक समाधान विवरण। हमें ये चैप्टर 6 क्लास में समझना है और कोशिश करेंगे कि 6 क्लास में इस चैप्टर का एक एक पॉइंट आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक थ्योरी वाला पार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, 6 की 6 वीडियो, कुछ मैं लाइव लूंगा, कुछ क्लास में आपके पास अपलोड करके ट्रांसफर करूंगा, आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ऐसे स्टूडेंट जो ग्रुप पर नहीं है वो ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, नीचे पट्टी चल रही है, उसे देखकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बट हमेशा की तरह से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कॉल ना करें बेटा, सभी बच्चों का कॉल उठा पाना संभव नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। मैं अगर क्लास ले रहा होता हूँ तब आपकी कॉल आती रहती है। चलिएगा, तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, बैंक समाधान विवरण। अब बारी आई, सर ये बैंक समाधान विवरण है क्या, इसका अर्थ क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या है। तो अगर हम बात करें बेटा, बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, एक हल्का सा देखो जो मीनिंग है यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस बात की भी गारंटी लेता हूँ कि इस मीनिंग को पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मीनिंग जरूर पढ़ाऊंगा, फिर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें समझाऊंगा, फिर इसकी चर्चा करेंगे। देखो मीनिंग क्या कहता है, अर्थ क्या कहता है बैंक समाधान विवरण का, कि बैंक समाधान विवरण वह विवरण है जो पासबुक तथा कैशबुक दोनों के शेष के मिलान हेतु बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण वह विवरण है जो पासबुक और कैशबुक दोनों के शेष के मिलान के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य दोनों के बीच के अंतर का कारण जानना होता है, और इसका उद्देश्य क्या है, दोनों के बीच के अंतर को जानना। अब कुछ बच्चे जिन्होंने बेटा हमारी एक क्लास ली है, मैं इसकी एक क्लास ले चुका हूं, बट जिन्होंने क्लास नहीं ली वो भी ना घबराएं, मैं स्टार्टिंग से ही आपको समझा रहा हूं। तो जिन्होंने क्लास ली थी उन्हें पता होगा कि मैंने आपको बताया था हमारे पास 2 बुक होती हैं इस चैप्टर के अंदर। एक का नाम होता है बेटा कैश बुक, जिसे हम बोलते हैं रोकड़ बही, रोकड़ बही, और एक होती है बेटा हमारे पास पासबुक। क्या होती है बच्चों, पासबुक। इसे इंग्लिश में भी पासबुक ही बोलेंगे। तो अभी हमने देखो 2 बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कैशबुक और पासबुक, कैशबुक और पासबुक। अब ये है क्या, मैंने क्या बताया, बैंक समाधान विवरण के बारे में समझते हैं। थोड़ी सी बोरियत होगी, लेकिन अगर आपने इस बोरियत को झेल लिया, आप इस बोरियत से आगे निकल गए, तो बस आपने इस चैप्टर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो पहला तो उसके अर्थ पर चलते हैं कि बैंक समाधान विवरण, ये ना बैंक है ना समाधान है, पूरा चैप्टर बेटा बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक समाधान विवरण पासबुक तथा कैश बुक दोनों के शेष के मिलान हेतु बनाया जाता है। इसका उद्देश्य दोनों के बीच आए अंतर को जानना होता है। अब ये कैश बुक क्या है, पासबुक क्या है, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, आज फिर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। देखो होती क्या है, कैश बुक पासबुक दोनों एक ही चीजें हैं, बस जो कैश बुक होता है ये मालिक अपने पास रखता है और अपने अकॉर्डिंग इसमें एंट्री करता है। लेकिन जो बेटा आपके पास क्या है, कैश बुक है, ये मालिक के पास नहीं होती। जो कैश बुक है, सॉरी जो पासबुक है,
वो किसके पास होती है? बैंक के पास। कहोगे सर नहीं, ये तो हमारे पास होती है। हाँ, होती आपके पास है। दोनों ही चीजें सेम है, कैश बुक पासबुक दोनों एक ही चीजें होती है। बट जो कैश बुक होती है इसके अंदर एंट्री कौन करता है? मालिक अपने हाथ से करता है या मालिक अपने जो उसका अकाउंटेंट होता है उससे करवाता है। मतलब ये समझ लो, कैश बुक में एंट्री करने का अधिकार मालिक का होता है, पासबुक में एंट्री करने का अधिकार बैंक का होता है। बट दोनों में सेम ही एंट्री होती है। कहोगे सेम कैसे? जैसे कि एक मालिक ने क्या किया, 50,000 रुपए बैंक में जमा कराए। अगर आप ये पार्ट नहीं समझोगे तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के नहीं समझ पाओगे। तो मैंने क्या बताया कि मान लो मालिक ने 50,000 रुपए बैंक में जमा कराए, तो मालिक क्या करेगा? अपनी पुस्तक में लिख देगा कि मैंने 50,000 रुपए जमा कराए। अपनी का मतलब कैश बुक में लिख देगा। किस में लिख देगा? कैश बुक में लिख देगा मैंने 50,000 रुपए जमा कराए। जब ये पैसे बैंक में जमा हो जाएंगे तो बैंक वाले क्या करेंगे? पासबुक में लिख देंगे कि 50,000 रुपए जमा हो गए। यानी कि मालिक क्या करता है? अपनी कैश बुक में लिखता है, और बैंक कहां पर लिखते हैं? पासबुक में लिखते हैं। और जैसी बैंक से पैसे निकालेंगे तो मालिक अपनी कैश बुक में लिख देगा कि भैया 50,000 रुपए निकाल लिए, और जब बैंक से पैसे निकल जाएंगे तो बैंक अपनी पासबुक में लिख देगा 50,000 रुपए निकाल लिए। ऐसी कोई चेक जमा कराया तो जब हम चेक जमा कराएंगे तो मालिक अपनी कैश बुक में लिख देगा भैया चेक जमा कराया, और बैंक वाले किस में लिख देंगे? पासबुक में लिख देंगे कि चेक जमा कराया। मीनिंग दोनों के अंदर बिल्कुल सेम एंट्री होती है, बस दोनों में अंतर यह है कैश बुक में एंट्री कौन करता है? बताओ मेरे बच्चे। कैश बुक में एंट्री करता है मालिक, ऑनर। कौन करता है बेटा? ऑनर, जो कंपनी का मालिक है ना। या आपने किसी व्यक्ति से करवा सकता है। जबकि पासबुक में कौन एंट्री करता है? बैंक करता है। और दोनों के अंदर एंट्री कैसी होती है बेटा? बिल्कुल सेम होती है। तो हम बैंक समाधान विवरण क्यों बनाते हैं? बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है कि अगर कैश बुक पासबुक के बीच में कोई अंतर है तो उस अंतर को जानने के लिए। इसका उद्देश्य क्या होता है? कैश बुक और पासबुक का जो शेष आया है उसके अंतर को जानना। कभी कभी मैंने आपको कल वाली क्लास अगर आपने देखी हो या नहीं देखी तो मैं बताता हूं बेटा। कभी कभी क्या होता है कि मालिक ने 50,000 रुपए बैंक में जमा कराने के लिए दिए किसी को कि भाई जाकर बैंक में जमा करा देना, बट हुआ क्या? उसने पैसे जेब में रख लिए और बैंक में जमा ही नहीं कराए। तो एंड में क्या होगा भाई? जब मालिक ने जमा कराने के लिए दिए होंगे तो मालिक ने तो अपनी कैश बुक में चढ़ा दिया होगा कि भैया मैंने 50,000 रुपए जमा कराए हैं, लेकिन बैंक में जमा नहीं हुए तो पासबुक में वो चढ़े नहीं होंगे। तो जब एंड में, वर्ष के एंड में या महीने के एंड में दोनों को मिलान कराया जाएगा तो उससे पता लग जाएगा कि भैया हमने 50,000 जमा करने के लिए भेजे थे, कैश बुक में तो एंट्री है, क्योंकि मालिक तो जैसी भेजेगा अपनी कैश बुक में एंट्री कर देगा कि भैया मैंने 50,000 रुपए जमा करने के लिए भेज दिए। लेकिन हुआ क्या? मालिक ने तो एंट्री कर दी भाई कि हमने 50,000 रुपए जमा करने के लिए भेजे, लेकिन जिसके पास भेजे थे, जिसे भेजा था जमा करने के लिए, उसने पैसे मार लिए और जमा ही नहीं कराए, पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। तो जब हम बैंक समाधान विवरण बनाएंगे तो दोनों के बीच अंतर हमें पता लग जाएगा, तो इससे पकड़ आ जाएगा। तो नॉर्मली बैंक समाधान विवरण में क्या करते हैं? कैश बुक और पासबुक का अंतर जानते हैं, और उसके अंतर को जानने का उद्देश्य यही है कि कुछ गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को आसानी से पकड़ा जा सके। तो क्या होता है बैंक समाधान विवरण में? बताओ बेटा, हम क्या करते हैं? हम कैश बुक का शेष और पासबुक के शेष का आपस में मिलान करते हैं। ठीक है बेटा, कैश बुक का शेष और पासबुक के शेष का आपस में मिलान करते हैं। तो मेरे साथ साथ कितने बच्चे जो बोल सकते हैं कि बैंक समाधान विवरण वह विवरण है जिसमें पासबुक तथा कैश बुक दोनों के शेष का मिलान किया जाता है। और दोनों होती क्या है भैया? दोनों सेम ही होती हैं, बस कैश बुक मालिक बनाता है, पासबुक बैंक बनाता है, पर दोनों में एंट्री कैसी होती है मेरे बच्चे, मेरे लाल? दोनों में एंट्री बिल्कुल सेम होती हैं। इतनी बात मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ जी सर, आ गई हैं। अब बैंक समाधान विवरण बनाने के कारण तथा उद्देश्य पर चलते हैं। बल्कि एक प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि पासबुक तथा कैश बुक में अंतर का कारण बताओ। यह प्रश्न ना जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया है थ्योरी के रूप में, कि जो पासबुक है और जो कैश बुक में, इन दोनों के बीच का इनका जो शेष है उसमें अंतर क्यों आता है? पासबुक
और कैश बुक के अंतर में शेष शेष में अंतर क्यों आता है? मीनिंग ये अभी मैं क्या बात कर रहा था बेटा कि जो कैश बुक होती है वो मालिक बनाता है, जो पासबुक होती है वो बैंक बनाता है। नॉर्मली दोनों में सेम ही एंट्री होती है, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? दोनों में सेम ही एंट्री होती है। जब हम पैसा जमा कराते हैं मालिक अपनी कैश बुक में लिख देगा और बैंक पासबुक में लिख देगा। जब पैसा निकालेंगे मालिक अपनी कैश बुक में लिख देगा, बैंक आपके पासबुक में लिख देगा। कोई चेक जमा कराएंगे मालिक अपनी कैश बुक में चढ़ा देगा, बैंक पासबुक में चढ़ा देगा। तो नॉर्मली दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों का शेष बराबर बराबर होना चाहिए। दोनों चूंकि दोनों में सेम एंट्री कर रहे हैं। खुद सोचो बेटा, एक किताब आपके पास रखी हुई है, एक किताब बैंक के पास रखी हुई है। जैसे ही आपने बैंक में पैसे जमा कराए आपने अपनी किताब में चढ़ा दिया, पैसे जमा कराए। बैंक ने आपकी पासबुक में चढ़ा दिया, पैसे जमा कराए। तो इसका मतलब दोनों में 50,000 रुपए चढ़ गए। वैसे ही बैंक से पैसे निकाले तो दोनों में 50,000, मान लो 10,000 रुपए निकाले हैं तो हम अपनी कैश बुक में से 10,000 रुपए घटा देंगे। कैश बुक का मतलब ये नहीं कि कैश बुक में हम बात कर रहे हैं बेटा बैंक की। कैश बुक में हम कौन सी एंट्री की बात कर रहे हैं? बैंक की। हम लिखते हैं कैश बुक, लेकिन उसमें बैंक का कॉलम होता है बेटा। उस बैंक कॉलम की बात चल रही होती है कि जब हम क्या करते हैं बेटा, बैंक से पैसे निकालेंगे तो हमने कैश बुक के अंदर लिख देंगे बैंक से पैसे निकाले माइनस के 10,000 रुपए कम हो गए हमारे बैंक में। अब जैसे ही पैसे बैंक से निकलेंगे तो बैंक वाले क्या करेंगे? आपके पासबुक में एंट्री कर देंगे, 10,000 रुपए निकले तो दोनों का बैलेंस 40-40 होना चाहिए। मीनिंग ये हुआ कि नॉर्मली क्या होता है कि कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस बराबर होते हैं, दोनों का शेष बराबर होता है। लेकिन पेपर में प्रश्न आता है कि वे कारण बताओ जिस वजह से कैश बुक और पासबुक का शेष बराबर नहीं होता। वो क्या कारण है? किस वजह से पासबुक और कैश बुक के अंतर आ जाता है? वो कारण आपसे पूछे जाएंगे भाई, है ना, कि बैंक, कैश बुक और पासबुक में अंतर का कारण बताओ, क्या क्या कारण हो सकता है? तो सुनो बेटा, अंतर के बहुत सारे कारण हैं। आप बना बना कर फेंक करा सकते हो, इतने सारे कारण हैं अंतर के कि कैश बुक और पासबुक में अंतर क्यों है। उसके बहुत सारे अनंत कारण हो सकते हैं। कहोगे सर वे अनंत कारण क्या है, बता तो दो। तो सुनो बेटा, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है? चेक का निर्गमन करना किंतु प्राप्तकर्ता द्वारा बैंक में जमा न करना। अब आप कहोगे कि सर जी, हे सर जी, ये आप क्या कह रहे हो? चेक का निर्गमन करना किंतु प्राप्तकर्ता द्वारा बैंक से जमा न करना। अब देखो बेटा क्या है, अगर ये लाइन आप समझ गए तो आप समझ लो आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी आ गई। कहो सर ये क्या बोल दिया? बैंक समाधान विवरण आपको बनाना आ गया। देखो जी भैया, ये है कैश बुक, मैं कैश बुक को सी से लिख रहा हूं। ये है पासबुक, पासबुक को मैं पी के नाम से लिख रहा हूं। चेक का निर्गमन का मतलब होता है चेक इश्यू करना, चेक किसी को काट कर देना। अब बातें को ध्यान से समझना है बेटा। मान लो मालिक ने 5,000 रुपए का चेक किसी को काट कर दिया। चेक निर्गमन का मतलब क्या है? चेक को इश्यू करना, किसी को चेक काट कर देना, किले पैसा निकाल लेना। मैं मालिक हूं बेटा, मेरे पास एक मजदूर आया, मजदूर ने पूरे महीने काम करा, मैंने कहा ठीक है ले भाई 5,000 रुपए का चेक, जब मेरे बैंक से पैसे ले लेना। तो जैसे ही मैंने चेक काट कर दिया होगा मजदूर को, तो तुरंत मैंने चेक दे दिया उसे, मैंने अपनी कैश बुक से 5,000 रुपए घटा दिए होंगे। यहां पर घटा क्यों दिए होंगे? मैंने सोचा होगा बैंक से जाकर पैसे निकाल लेगा। भले नाम कैश बुक है पर इसमें एंट्री किसकी हो रही है बेटा? बैंक की। किसकी एंट्री हो रही है इसमें? बैंक की। तो जैसे ही मैंने चेक काट कर दिया होगा मजदूर को, मैंने तुरंत कैश बुक से 5,000 रुपए घटा दिए होंगे कि भैया मेरे बैंक से पैसे निकल जाएंगे। हुआ क्या? जिसे मैंने चेक काट कर दिया था उसने उस चेक को अपनी जेब में रखा और महीने तक घूमता रहा, सबको दिखा रहा देखो मेरे मालिक ने चेक दिया है, देखो मेरे मालिक ने चेक दिया है। उस चेक से जाकर बैंक से पैसे नहीं निकाले, बस चेक ले गया मुझसे और लेकर घूम रहा है, महीने तक घूम रहा है। 3 महीने तक बेटा चेक को लेकर घूमा जा सकता है, 3 महीने के अंदर जमा कराना होता है, पैसे मिल जाते हैं। तो वो मेरे चेक से तो ले गया बेटा, मुझसे चेक तो ले गया, बट जाकर उसने बैंक से पैसे नहीं निकाले। मैंने जिस दिन चेक काट कर दिया तो मालिक को तो लग गया पैसे निकाल लेगा, तो मालिक तुरंत कैश बुक को 5,000 रुपए घटा देगा कि भैया ये मेरे बैंक से पैसा निकाल लेगा। बट उसने बैंक से पैसे निकाले नहीं, और जब बैंक से पैसे निकाले नहीं तो बताओ क्या बैंक वालों ने हमारी पासबुक घटाई होगी? भाई मैंने तो जिस दिन चेक काट कर दिया उसी दिन कैश बुक घटा दी कि पैसे निकाल लेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कैश बुक भले ही नाम है इसका, लेकिन ये भी इसमें एंट्री किसकी होती है? बैंक की एंट्री कर रहा हूं बेटा मैं एक तरह से।
जैसे मैं चेक काट कर दूंगा, मैं सोचूंगा मेरे बैंक से पैसा निकालेगा, मैं तुरंत कैश बुक को 5,000 रुपए से घटा दूंगा। लेकिन चूंकि वो पैसा उसने बैंक से निकाला ही नहीं, और जब बैंक से पैसे निकाला नहीं तो हमारी पासबुक तो जहां पर थी वहीं की वहीं रहेगी। खुद बताओ क्या पासबुक घटेगी? पासबुक कब घटेगी? जब वो व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल लेगा। चूंकि उसने पैसा निकाला नहीं है तो पासबुक अपनी जगह पर है, कैश बुक घट गई है। अब खुद सोचो बेटा, क्या दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? जब लास्ट में, महीने के लास्ट में चेक करेंगे, देखेंगे भैया कैश बुक तो घटी हुई है, पासबुक नहीं घटी हुई। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका एक कारण हो सकता है चेक का निर्गमन करना किंतु प्राप्तकर्ता द्वारा बैंक में जमा न करना। मतलब हमने चेक इशू तो कर दिया, लेकिन जिसे चेक मिला था, जो प्राप्तकर्ता था, उसने उस चेक को बैंक में जमा नहीं किया, उसने उस चेक से पैसे नहीं निकाले। निर्गमन का मतलब होता है चेक काट कर देना। तो चेक इशू करना बट प्राप्तकर्ता द्वारा चेक को बैंक से ना निकालना, एक कारण यह हो सकता है जिस वजह से कैश बुक और पासबुक के बीच में अंतर आ जाता है। कहोगे सर दूसरा कारण बताओ। दूसरा कारण है ग्राहक से प्राप्त चेक को बैंक में जमा कर देना किंतु रोकड़ बही में लिखने से भूल जाना। अब ये क्या बात कह दी सर जी? सर ये क्या बात कह दी? सर समझाओ क्या कहना चाह रहे हो? देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सी का मतलब यहां पर कैश बुक है, पी का मतलब यहां पर पासबुक है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? देखो समझना तो पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। दो पुस्तकें हैं, कैश बुक पासबुक, दोनों में सेम ही चीजें होती हैं। प्रश्न ये चल रहा है कि महीने के एंड में कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जो बराबर होना चाहिए वो बराबर क्यों नहीं होता? क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो उसका एक कारण ये हो सकता है हमने किसी को चेक काट कर दिया बट उसने अभी तक बैंक से पैसे नहीं निकाले। दूसरा कारण हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है कि, दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भैया हमें किसी व्यक्ति से चेक प्राप्त हुआ हो, हमें किसी व्यक्ति से चेक प्राप्त हुआ हो, हमें किसी व्यक्ति से चेक तो मिल गया किंतु चेक तो मिला, हमने उस चेक को बैंक में भी जमा करा दिया। जैसे मालोटा में मालिक था, मुझे कहीं से 50,000 रुपए का चेक मिला, मैंने तुरंत चेक को बैंक में भेजा जमा करने के लिए, लेकिन गलती क्या हुई, मैं अपनी कैश बुक में लिखना भूल गया कि मुझे चेक मिला है। चेक मिला, सीधे बैंक में जमा करा दिया, पर कैश बुक में लिखना ही भूल गए कि भैया चेक जमा कराने भेजा हमने। तो खुद सोचो क्या होगा, किसी से चेक मिले आप तुरंत बैंक में भेज दो, किसी से जमा कर दियो, पर अपनी ही कैश बुक में लिखना भूल गए, अपनी ही पुस्तक में लिखना भूल गए, तो भैया क्या होगा? बताओ क्या होगा? कहोगे सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा होता है। और मंजूरी खुदा क्या हुआ यहां पर कि जैसे ही हमें चेक मिला हमने तुरंत बैंक में तो जमा करने भेज दिया, पर कैश बुक में नहीं लिखा। चूंकि कैश बुक में नहीं लिखा तो कैश बुक तो अपनी जगह पर ही ऐसी कैसी है, लेकिन पासबुक का बैलेंस क्या हुआ होगा? बढ़ गया होगा। भाई बैंक में तो जमा करने भेज दिया तो बैंक वालों ने तो पासबुक बढ़ा दी होगी, पर कैश बुक हमने एंट्री नहीं की है तो कैश बुक अपनी जगह पर है। तो इसका दूसरा कारण क्या हो सकता है कि कोई चेक प्राप्त हुआ हो जिसे बैंक में तो जमा कर दिया गया है किंतु रोकड़ बही कैश बुक में उसकी एंट्री करना, उसे लिखना भूल गए। कोई चेक बैंक में जमा करा दिया कि किसी से हमें चेक मिला जिससे पैसे मिलने थे, हमने सीधे बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक की पासबुक तो बढ़ गई होगी क्योंकि पैसा जमा हो गया बैंक के अंदर, पर हम अपनी रोकड़ बही में लिखना भूल गए कि भैया उसने हमें चेक भी दिया था, तो रोकड़ बही में तो लिखा नहीं, रोकड़ बही अपनी जगह पर है, कैश बुक बढ़ गई है, तो सीधी सी बात है, सॉरी पासबुक बढ़ गई है, पासबुक ज्यादा है, कैश बुक कम है, तो दोनों के बीच में क्या आएगा? अंतर आएगा। दोनों के बीच में क्या आएगा मेरे बच्चे? अंतर आएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर क्लियर है। तो दूसरा कारण हो सकता है ग्राहक से प्राप्त चेक को बैंक में जमा कर देना किंतु रोकड़ बही में लिखने से भूल जाना। तीसरा कारण ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा कर देना किंतु इसकी सूचना प्राप्त नहीं होना। कभी कभी बेटा ग्राहक बड़े तेज होते हैं, तेज मतलब बड़े अच्छे होते हैं। मैंने किसी ग्राहक को उधार में सामान बेचा होगा, उस ग्राहक ने क्या किया, उस ग्राहक ने क्या किया, सीधे पैसे मेरे बैंक में जमा करा दिए और मुझे फोन करके बताया भी नहीं कि भैया तुम्हारे पैसे मैं बैंक में जमा करा रहा हूं। किसी ग्राहक ने मुझसे उधार में सामान खरीदा, अपने घर गया और घर जाकर सीधे क्या पेटीएम कर दिया होगा और सीधे मेरे बैंक में पैसे आ गए, मुझे नहीं बताया कि भैया तुम्हारे बैंक में पैसे जमा करा रहा हूं, बिना बताए सीधे मेरे बैंक में पैसे जमा करा दिया। तो जानते हो क्या हुआ होगा? बताओ मेरे बच्चे, सोचो मन मन में सोचो, ऐसे ही लिखो सी, एक लिखो पी। जैसे ही ग्राहक ने सीधे मेरे बैंक में पैसे जमा कराया होगा
तो बैंक के पास कौन सी पुस्तक रखी होती है बताओ? पासबुक। तो बैंक ने किसमें एंट्री कर दी होगी? पासबुक को बढ़ा दिया होगा। ग्राहक ने, बेवकूफ ने मुझे बताया नहीं, तुम्हारे बैंक में पैसे जमा करा दिए। कैश बुक तो भाई मैं अपने हाथ से लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं? मैं तो तब लिखूंगा जब मुझे ग्राहक बताएगा। ग्राहक ने मुझे नहीं बताया, सीधे बैंक में पैसे जमा करा दिया। तो अंत में क्या होगा? जब मैं दोनों का मिलान करूंगा, पासबुक ज्यादा मिलेगी, कैश बुक कम मिलेगी, क्योंकि मैंने तो कैश बुक में लिखा ही नहीं है कि हमारे बैंक में पैसे जमा हुए हैं। तो हो सकता है कोई ग्राहक सीधे पैसा आपके बैंक में जमा करा दे, तो इससे क्या होता है? पासबुक बढ़ जाती है, कैश बुक अपनी जगह पर रहती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। बताओ, 3 कारण आपको पता चले नहीं पता चले? कि हो सकता है हमने कोई चेक निर्गमन किया हो, इश्यू किया हो, पर उसने उस चेक का बैंक में जमा नहीं कराया। या ऐसा हो सकता है हमें कोई चेक मिला हो, हमने तो बैंक में जमा करा दिया लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए। या हो सकता है किसी ग्राहक ने सीधे पैसे हमारे बैंक में जमा करा दिए हो और हमें उसकी सूचना ना दी हो। और क्या हो सकता है? बैंक द्वारा किसी पूर्व निर्धारित भुगतान करना किंतु रोका वही में न लिख देना, न दर्शाना। ओहो भैया, सांस चढ़ गया भाई। कहोगे सर ये क्या कहना चाह रहे हो? बैंक द्वारा किसी पूर्व निर्धारित भुगतान का करना किंतु रोकड़ बही में न दर्शाना, ये क्या चीज है भैया? ये क्या सांग है? ये कौन सी बड़ी बात आ गई? देखो, कभी कभी क्या होता है ना बेटा, हम बैंक को, आप तो नहीं लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं बैंक को पहले ऑर्डर दे देते हैं कि मेरा ना हर साल बिजली का, हर महीने बिजली का बिल खुद जमा कर दिया करो, या मेरी एक LIC है उसका पेमेंट खुद कर दिया करो। हम बैंक को आदेश दे देते हैं कि हर महीने हमारी LIC का पैसा काटकर LIC में जमा करा दिया करो, या हमारे बिल का पेमेंट कर दिया करो, या हमारा जो प्रीपेड, हमारा जो फोन है इस फोन का पेमेंट कर दिया करो। बैंक को आप ऐसा आदेश दे सकते हो बेटा, बैंक ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे काटकर वहां जमा करा देता है। तो कभी कभी क्या होता है बेटा, हमने बैंक से बोल रखा था कि हर महीने, मान लो बेटा आपने वाईफाई लगवा रखा है, तो हमारा भी ऐसे होता है बेटा, वाईफाई में क्या होता है, हर महीने हमारे बैंक से पैसे कटकर ऑटोमेटिक वाईफाई के पास चले जाते हैं, जिसका वाईफाई है बेटा, जिससे हमने ले रखा है। तो हम बैंक को कभी कभी खुद पहले बोल देते हैं कि हर महीने भाई हमारे वाईफाई को भुगतान कर दिया करना। तो बैंक क्या करता है? हर महीने, बैंक नहीं भूलता, हर महीने बैंक क्या करता है? हमारे वाईफाई का भुगतान कर देता है ऑटोमेटिक, बिना मुझसे पूछे। मैंने एक बार उसे लिख कर दे दिया, मेरे वाईफाई का भुगतान इस महीने की इस तारीख को होता है, 800 रुपए भुगतान होता है, वो 800 रुपए भुगतान खुद कर देता है बिना मुझसे पूछे। तो जैसे बैंक भुगतान करता होगा मेरे वाईफाई का, पेमेंट करता होगा, वो तुरंत मेरी पासबुक से पैसे घटा देता होगा, टुक 800 रुपए घट गए आपके। सीधी सी बात है भैया। मैं भूल गया, मुझे नहीं पता था, मैं खुश हो रहा हूं भैया मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, मैं खुश हुआ घूम रहा हूं, मेरे बैंक में तो इतना बैलेंस है, मेरे बैंक में तो इतने पैसे हैं। मैं भूल गया कि वाईफाई का पेमेंट ही तो हुआ है मेरा, मैं खुश हो रहा हूं, खुद तो मुझे करना नहीं पड़ा, मुझे लगा बैंक ने कर दिया, और मैं भूल ही गया कि कोई पेमेंट भी हुआ है। तो अगर बैंक को मैं पहले बता दूं किसी चीज के लिए मेरा भुगतान करते ना, बैंक तो कर देगा। और अगर आप भूल गए खुद लिखना, तो आपकी जो कैश बुक है जो आप घर मेंटेन कर रहे हो, एक जैसी बिल्कुल सेम बनाने के लिए, पता लगाने के लिए, तो कैश बुक तो आपकी उतनी है, आप अपने में चाहना भूल गए, बैंक ने तुरंत पैसे काटे आपके पासबुक में चढ़ा दिए, तो पासबुक तो घट गई, कैश बुक अपनी जगह पर है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? अलग आ जाएगा। दोनों का अंतर क्या आ जाएगा? अलग आ जाएगा। तो दोनों के अंतर अलग आने का कारण एक ये भी हो सकता है कि बैंक द्वारा किसी पूर्व निर्धारित भुगतान का करना किंतु रोकड़ बही में न दर्शाना। और क्या हो सकता है? बैंक द्वारा दिए गए ब्याज को रोकड़ बही में दर्शाने से छूट जाना, ग्राहक से प्राप्त चेक को रोकड़ बही में लिख देना किंतु जमा करने से भूल जाना। तो अब आप शायद इतनी बातें समझ गए होंगे। समझ गए सर? ये तो अब हल्की की बातें बेटा, कि बैंक, मान लो बेटा हमारे बैंक में कोई ब्याज मिला है हमें, अगर बैंक से हमें कोई ब्याज मिलता है तो बैंक वाले सीधा आपकी पासबुक में चढ़ा देते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमारी कैश बुक अपनी जगह पर है, पासबुक बढ़ गई। या ग्राहक से कोई चेक प्राप्त हुआ, उसे जमा करने से भूल गए, कैश बुक में तो लिख लिया कि ग्राहक से चेक मिला है लेकिन जमा करने से भूल गए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इस तरह बेटा हमने 4-5-6 कारण सीख लिए किन किन वजह से कैश बुक पासबुक में अंतर आता है। सेकंड क्लास में हम क्या समझेंगे? इसकी प्रश्नावली, हम एक प्रश्न करके देखेंगे। तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे से कॉपी पर नोट कर लो, बहुत अच्छे से बेटा। ये दोनों प्रश्न, बैंक समाधान विवरण क्या होता है और बैंक की कैश बुक तथा पासबुक में अंतर का कारण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो भैया आप इसे रट लो, आप इसे समझ लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछा जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना।